हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 6 लेके आए हैं जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। तो अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं वंशागति का आणविक आधार। ये जो वंशागति का आणविक आधार है इसके मैंने 19 वीडियो डाल दिए हैं। वंशागति का आणविक आधार है उसके मैंने 19 वीडियो डाल दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब अपन आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है अनुलेखन। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है अनुलेखन। अनुलेखन क्या है? तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अनुलेखन क्या है वो आपको समझाते हैं। अनुलेखन का मतलब आपको पता ही है कि डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? अनुलेखन के नाम से जानते हैं। ये एक प्रतिलिपिकरण है, यानी कि जो डीएनए पे जो सूचनाएं हैं उनका ये क्या है? प्रतिलिपिकरण होता है। ठीक है, ये अनुलेखन है। अनुलेखन क्रिया होती कहाँ है? अनुलेखन क्रिया केंद्रक में होती है। अनुलेखन क्रिया केंद्रक के अंदर संपन्न होती है। ठीक है, अब जैसे जीवाणु कोशिका है उसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अनुलेखन और अनुवादन साथ साथ चलते रहते हैं। अनुलेखन होता है उसके तुरंत बाद क्या हो जाता है? अनुवादन हो जाता है। यह दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। अब आपको पूछा गया भाई अनुलेखन क्रिया है उसको समझाओ। तो अनुलेखन क्रिया में अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपने ये समस्या आती है कि ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है। डीएनए के दो स्ट्रैंड है, एक है 5 से 3 दिशा, 5 और 3, और दूसरा है 5 से 3 दिशा। अब आपको क्या करना है? ये दो स्ट्रैंड है, दो रज्जुक है। कितने रज्जुक है? दो रज्जुक है। दोनों रज्जुक में से कौन से रज्जुक पर आरएनए प्रतिलिपिकरण होता है, यानी अनुलेखन क्रिया होगी? इसका उत्तर आपको बताना है कि 3 से 5 क्या होगा? 3 से 5 दिशा में क्या होगा? अनुलेखन होगा। जो स्ट्रैंड है 3 से 5 होगा उस पर अनुलेखन होगा, यानी वो स्ट्रैंड कैसा होगा? संवेदक स्ट्रैंड होगा, या अपन उसको क्या कहेंगे? सेंस स्ट्रैंड के नाम से जानेंगे। अब ये कौन सा है? ये आपको याद रखना है, ये 5 से 3 दिशा है। ये कौन सी दिशा है? 5 से 3 दिशा। ये कौन सी दिशा है? 3 से 5 दिशा है। तो इसमें से किस में अनुलेखन होगा? जो 3 से 5 स्ट्रैंड होगा उस पर अनुलेखन होगा। ठीक है, यानी अपन कहते हैं जो नया स्ट्रैंड बनता है उसका डायरेक्शन क्या होगा? 5 से 3। ये जो आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा वो 5 से 3 होगा। क्या होगा? नया आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा वो 5 से 3 होगा। ये अपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा स्ट्रैंड होगा जो संवेदक रज्जुक का काम करेगा? तो संवेदक रज्जुक का काम ये स्ट्रैंड करेगा। ये वाला जो 3 से 5 है वो वाला स्ट्रैंड किसका काम करेगा? संवेदक रज्जुक का काम करेगा। तो ये आपको क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट आपको ये बात पकड़नी है। तो आपको क्या समझाया गया है? एक रज्जुक है जिसका नाम संवेदक रज्जुक है, और दूसरा रज्जुक है जिसका नाम कूट लेखन रज्जुक है, या इसको कहते हैं नॉन सेंस स्ट्रैंड, असंवेदक रज्जुक। इस पर अनुलेखन नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपसे पूछा कि अनुलेखन कौन से स्ट्रैंड पर होता है? जो 3 से 5 दिशा है उस दिशा वाले स्ट्रैंड पर अनुलेखन होता है, और जो नया आरएनए बनता है वो उसके ऊपर 5 से 3 दिशा बतानी है आपको। ठीक है, अब एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि इस तरह से ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये 5, ये 3। अब ये क्या हो गया? 3 के सामने 5 और 5 के सामने 3। ठीक है, यहां पर जैसे एडेनिन है, यहां जैसे थाइमिन है, यहां जैसे गुआनिन है, यहां जैसे साइटोसिन है, यहां जैसे एडेनिन है, यहां थाइमिन है, यहां गुआनिन है। ठीक है, अब इसके ऊपर नया आरएनए बनेगा। आरएनए बन रहा है 3 से 5 दिशा में। अब जो नया आरएनए बनेगा एडेनिन के सामने आएगा यूरेसिल, और थाइमिन के सामने आएगा एडेनिन, एडेनिन के सामने आएगा गुआनिन, सॉरी गुआनिन के सामने आएगा साइटोसिन, साइटोसिन के सामने आएगा गुआनिन, एडेनिन के सामने यूरेसिल, थाइमिन के सामने एडेनिन, और गुआनिन के सामने साइटोसिन। तो ये कि नया स्ट्रैंड बन चुका है, एक नया स्ट्रैंड बन चुका है।
अपन लिखेंगे यू ए सी जी यू ए और सी। ठीक है, ये किसके सामने आया है? ये इसके सामने आया है। ये क्या है? ए टी जी सी ए टी और जी। ये क्या है? 3 से 5 दिशा है। इसकी दिशा क्या होगी? इसकी होगी 5 से 3। 5 से 3। सबसे पहले तो आपको बताना है ये आरएनए है। कैसे पता चला? यूरेसिल है। यूरेसिल किसके स्थान पर आया है? थाइमिन के स्थान पर। तो सबसे पहले तो आपको बताना ये यूरेसिल है, इसलिए आरएनए है। दूसरा पॉइंट आपको बताना है जो स्ट्रैंड है वो कौन सा है? ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? 3 से 5। 3 से 5 पे जो नया स्ट्रैंड बनता है वो 5 से 3 दिशा में बनेगा, उसका नाम होगा आरएनए। क्या होगा? आरएनए। तो इस तरह से ये आपको परीक्षा में सवाल आएगा, तो ये आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, उस सवाल को आपको क्या करना है? मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका उत्तर क्या होगा। बहुत इजी है। अब अपन जैसे इस तरह से मैं एक बना रहा हूं डीएनए। इस डीएनए को मैंने ये दिया है 3 से 5 दिशा। ठीक है, मैंने इसके नाइट्रोजन क्षारक बनाए हैं एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन। अब इसे मैं आरएनए बनाऊंगा। क्या करूंगा? अब इसे मैं आरएनए बनाऊंगा। ये आरएनए, ये आरएनए, पहला आरएनए ये बनाया मैंने, फिर दूसरा आरएनए मैंने ये बनाया, फिर मैंने तीसरा आरएनए ये बनाया। आपको बताना तीनों में से कौन सा आरएनए इसके इक्वल होगा। ए के सामने यू, टी के सामने ए के सामने यू, ए के सामने यू, टी के सामने ए, और फिर उसके बाद जी के सामने सी के सामने जी, ए के सामने यू और टी के सामने ए। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ए के सामने है, ए के सामने है यू, ए यू यू ए सी, फिर जी, फिर यू, फिर ए। तीसरा ऑप्शन है यू, टी के सामने, ए के सामने टी, टी के सामने यू, ए के सामने टी, ए के सामने टी, टी के सामने ए, टी के सामने सॉरी यू, फिर उसके बाद में आ गया टी के सामने यू आ गया, फिर जी के सामने सी, फिर सी के सामने जी, ए के सामने टी और टी के सामने ए के सामने यू और इस टी के सामने यहां अपन ले लेते हैं ए। ये मान लो मैंने 3 बनाए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें लिखा है 5 से 3, इसमें लिखा है 3 से 5, इसमें लिखा है 3 से 5। अब मेरा ऑप्शन, मैंने 3 ऑप्शन दे दिए हैं। मैंने कहा डीएनए से क्या बना है? आरएनए बना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि कौन सा आरएनए है इन तीनों में से। ये जो संवेदक रज्जुक है, उस संवेदक रज्जुक से बनने वाला, जो संवेदक रज्जुक है डीएनए का, उससे बनने वाला आरएनए कौन सा होगा? ये वाला आरएनए होगा, ये वाला आरएनए होगा, या ये वाला आरएनए होगा? ऑप्शन क्या होगा? तो इस तरह से आप लोगों का मुझे कमेंट बॉक्स में रहेगा इंतजार
कि कौन सा उत्तर होगा। ठीक है, तो अपने क्या करना है कि आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये उत्तर होगा और क्यों होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अपन पढ़ रहे हैं अनुलेखन। तो अनुलेखन में आपके सामने अगर डीएनए का खंड दे रखा हो और उससे आरएनए का बनाने को कहे, तो आपको सबसे पहले तो स्ट्रैंड को पकड़ना है कि कौन सा स्ट्रैंड लिया है। अब अपन एक छोटी सी बात कर रहे हैं कि अपने पास में ये डीएनए है मान लो। ठीक है, ये डीएनए है, इससे अनुलेखन होगा और नया आरएनए बनेगा। ये नया आरएनए बना है। ठीक है, तो अनुलेखन के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो होती है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अनुलेखन के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है आसीम केंद्रीय कोशिका है, जिसको अपन कह रहे हैं आसीम केंद्रीय कोशिका। आसीम केंद्रीय कोशिका जैसे जीवाणु है, उसमें क्या होता है कि आपको याद रखना है आरएनए पॉलीमरेज के कोई प्रकार नहीं होते। लेकिन दूसरी कोशिका होती है जिसका नाम होता है यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें हम एग्जाम्पल आते हैं पादप और जंतु। जो यूकैरियोटिक कोशिका है जिसको सासीम केंद्रीय कहते हैं। सासीम केंद्रीय क्यों कहते हैं? क्योंकि केंद्रक के चारों ओर स्पष्ट केंद्रक झिल्ली होती है। सासीमा यानी सीमा होगी केंद्रक के चारों ओर, तो केंद्रक इसको कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह का होता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज होगा। ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 तरह का होता है। इसके अंदर कौन सी कोशिका के अंदर? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आरएनए पॉलीमरेज के कोई प्रकार नहीं होते हैं। अब सवाल ये आता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, वो कौन से आरएनए का निर्माण करते हैं? तो मैंने इसमें एक तरीका बना रखा है। पुराने टाइम में घड़ी आती थी एचएमटी घड़ी आती थी। ठीक है, तो अब मैंने एक नई घड़ी बना दी जो मेरे नाम पर है आर राजू एमटी। ठीक है, समझ गए? राजू जी मार साहब बहुत टॉप के। तो इस तरह से ये हो गया कि आरएमटी क्या बन गया? आरएमटी आपको बताना है आरएमटी, यानी आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो आरएनए का संश्लेषण करता है और सेकंड है वो एमआरएनए का संश्लेषण करता है और थर्ड है वो टीआरएनए का संश्लेषण करता है। आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे फर्स्ट से कौन सा बनेगा, सेकंड से कौन सा बनेगा, थर्ड से कौन सा बनेगा। फर्स्ट से बनता है आरएनए, कौन सा आरएनए? आरआरएनए। सेकंड से कौन सा बनता है? एमआरएनए। थर्ड से कौन सा बनता है? टीआरएनए। अब जो थर्ड है उससे 2 आरएनए और बनते हैं, एसएनआरएनए और 5 एसआरएनए। ठीक है, ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। 5 एस का एनआरएनए का पूरा नाम मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। एसएनआरएनए का पूरा नाम होता है स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए, यानी लघु केंद्रकीय आरएनए। इसका नाम होता है लघु केंद्रकीय आरएनए। ठीक है, और ये जो अपन कह रहे हैं ये फर्स्ट है, इससे बनता है 28S, 18S और 5.8S आरआरएनए। ठीक है, आरआरएनए। ठीक है, ये ध्यान रखना। और सेकंड से सिर्फ एमआरएनए। तो आपको ये सवाल परीक्षा में आ सकता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार का होता है? तो आप बताओगे कि एक ही प्रकार का नहीं होता है, सिंपल नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें आरएनए पॉलीमरेज कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट से कौन सा आरएनए बनता है? आरआरएनए बनता है। आरआरएनए का अपन ने कार्य पढ़ रखा है। आरआरएनए यूकैरियोटिक कोशिका में 4 प्रकार का होता है। ठीक है, अब जो आरआरएनए है वो कौन सा बनेगा? 28S, 18S और 5.8S आरएनए।
और सेकंड है उससे बनेगा केवल mRNA, और थर्ड से बनेगा tRNA, स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए और 5s आरएनए। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसमें 6 प्रोटीन उप इकाइयां होती हैं, उसमें 6 प्रोटीन उप इकाई होती हैं। इसके अंदर कितनी प्रोटीन उप इकाई होगी? 6 प्रोटीन उप इकाई होगी। जो सबसे पहली प्रोटीन उप इकाई होती है उसको कहते हैं सिग्मा, सिग्मा। फिर उसके बाद 2 प्रोटीन उप इकाई होती हैं जिनका नाम होता है बीटा और बीटा डैश। फिर उसके बाद 2 प्रोटीन उप इकाई और होती हैं जिनका नाम होता है अल्फा और अल्फा डैश। फिर प्रोटीन की एक उप इकाई होती है जिसको अपन कहते हैं रो, जिसको कहा जाता है रो। तो इस आरएनए पॉलीमरेज के अंदर 6 प्रोटीन उप इकाई हैं। सबसे पहली प्रोटीन उप इकाई है जिसका नाम है सिग्मा, फिर है बीटा, फिर है अल्फा, फिर है रो। ठीक है। जो सिग्मा उप इकाई होती हैं वो डीएनए पॉलीमरेज के उन्नयक भाग पे जुड़ती हैं। डीएनए पॉलीमरेज के ये डीएनए श्रृंखला है उसके उन्नयक भाग पे जुड़ती हैं, यानी प्रमोटर भाग पे जुड़ती हैं और अनुलेखन प्रारंभ करती हैं। और जो रो उप इकाई हैं, रो उप इकाई हैं वो समापक भाग पे जुड़ती हैं, वो समापक भाग पे जुड़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सवाल आता है कि जो अनुलेखन क्रिया प्रारंभ होती है उसमें सिग्मा उप इकाई का क्या रोल है? सिग्मा उप इकाई का रोल है कि वो प्रमोटर है उस भाग पे जाके जुड़ती है, यानी उन्नयक या वर्धक उस भाग पे जाके ये जुड़ती है। ठीक है, और ये जुड़ती है टर्मिनेटर भाग पर। किस पर जुड़ती है? टर्मिनेटर भाग पे जुड़ती है जिसको कहते हैं समापक। कौन सी उप इकाई? रो। और ये जो बीटा है, अल्फा है, ये क्या करती हैं? इसका प्रवर्धन करती है। क्या करती है? प्रवर्धन करती है। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो गया पूरा। तो आपसे पूछा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को समझाओ, तो आप बताओगे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो प्रोकैरियोटिक यानी असीम केंद्री के अंदर कहां पाया जाता है? कोशिका के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन उसके प्रकार नहीं है। लेकिन हम यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह का होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट से कौन सा बनता है? आरआरएनए। सेकंड से कौन सा बनता है? एमआरएनए। और थर्ड से कौन सा आरएनए बनता है? टीआरएनए बनता है। कुछ नाम आपको याद रखने हैं, 28S, 18S और 5.S आरएनए के प्रकार होते हैं यूकैरियोटिक में। फिर टीआरएनए है, एसएनआरएनए है, 5S आरएनए है, ये थर्ड से बनते हैं। ये एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का चित्र है। आरएनए पॉलीमरेज में 6 प्रोटीन उप इकाइयां होती हैं, सिग्मा, बीटा 1 बीटा, बीटा डैश, अल्फा डैश और रो। ये जो सिग्मा उप इकाई हैं ये प्रमोटर भाग पे जुड़ती हैं और आरएनए अनुलेखन को प्रारंभ करती हैं। और उसके बाद बीटा है वो अनुलेखन को बढ़ाती है, अल्फा अनुलेखन को बढ़ाती है। जैसे ही अनुलेखन समाप्त होता है तो अपन कहते हैं टर्मिनेटर भाग है, वहां पर रो उप इकाई आके जुड़ जाती है और अनुलेखन क्रिया बंद हो जाती है। तो अपन अनुलेखन पढ़ रहे हैं। अनुलेखन में क्या है? ये डीएनए है। इस डीएनए के अंदर एक भाग है जिसका नाम है 5 से 3 और दूसरा भाग है जिसका नाम है 3 से 5। ठीक है, ये मान लेते हैं। सबसे पहला भाग अपन इसका मानते हैं, ये भाग इसका उन्नयक भाग है। इसका पहला भाग होता है जिसको कहते हैं उन्नयक यानी प्रमोटर भाग, प्रमोटर भाग। दूसरा भाग होता है जिसको अपन कहते हैं संरचनात्मक जीन। क्या कहते हैं? संरचनात्मक जीन। दूसरा भाग होता है जिसको कहा जाता है संरचनात्मक जीन। और तीसरा भाग होता है जिसको कहा जाता है अपने टर्मिनेटर यानी समापक। तो इसके 3 भाग माने जाते हैं। कितने भाग माने जाते हैं? 3। अब एक्चुअल में ये संरचनात्मक जीन है। अब संरचनात्मक जीन होता है, ये अपन जानते ही हैं, जीन वंशागति की इकाई होती है। जीन किसकी इकाई होती है? वंशागति की इकाई होती है। ठीक है, समझ गए बात को? ये अपने ध्यान रखना है। जीन वंशागति इकाई होती है और जीन पाए जाते हैं डीएनए पर।
जीन कहाँ स्थित होते हैं? डीएनए पर स्थित होते हैं। ठीक है, अब ये जो जीन है, ये संरचनात्मक जीन है, उसके आधार पर दो तरह के क्या होते हैं, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है, अपन सिस्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। एक का नाम होता है मोनोसिस्ट्रॉन। तो ये जो संरचनात्मक जीन है, इस संरचनात्मक जीन के आधार पर क्या होता है, दो प्रकार का इसको बांटा गया है सिस्ट्रॉन को। एक होता है मोनोसिस्ट्रोनिक, एक होता है मोनोसिस्ट्रोनिक, और एक होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बताना है कि भाई ये संरचनात्मक जीन एक होगा और एक से अधिक होगा। अगर संरचनात्मक जीन एक हुआ तब तो क्या होगा, वो मोनोसिस्ट्रोनिक है, और संरचनात्मक जीन एक से अधिक है तब वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। ठीक है, अब अपन कह रहे हैं कि ये जो संरचनात्मक जीन एक है तो इसका नाम हो गया मोनोसिस्ट्रोनिक और दूसरा हो गया पॉलीसिस्ट्रोनिक। अब मोनोसिस्ट्रोनिक किस में पाया जाता है, तो आपको P से P मिलाना है। इसमें P होता है पॉली में और P से P मिलाना है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में। कौन सी कोशिका में? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन होता है, यानी पॉलीसिस्ट्रोन होता है। ये तीनों मिलाकर क्या है, वंशागति की कई जीन का भाग है। जीन एक्चुअल में क्या होता है, एक जीन सिस्ट्रॉन, ये रेकॉन, म्यूटॉन, कई भाग होते हैं जीन के। तो अपन ले रहे हैं सिस्ट्रॉन। क्या ले रहे हैं? सिस्ट्रॉन, यानी संरचनात्मक जीन है वो सिस्ट्रॉन है। अब अपन कह रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जिसको अपन कहते हैं आसीम केंद्री, आसीम केंद्री के अंदर क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन होती है। कैसी होती है? और जो सासीम केंद्री कोशिका है, सासीम केंद्री कोशिका होती है, जिसको अपन कहते हैं यूकैरियोटिक। हमारे अंदर क्या होता है कि मोनोसिस्ट्रोनिक कंडीशन होती है। ये जो एक सिस्ट्रॉन होता है वो एक पॉलीपेप्टाइड अणु है उसकी सूचना रखता है, एक पॉलीपेप्टाइड अणु के संश्लेषण की सूचना रखता है। तो एक पॉलीपेप्टाइड अणु के संश्लेषण की सूचना कौन रखता है? एक सिस्ट्रॉन। तो इसमें पॉलीसिस्ट्रोनिक में यदि पॉलीपेप्टाइड अणु का संश्लेषण की सूचना होगी, तो आपने जब इसको देखा कि ये डीएनए है, एक्चुअल में ये डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर ये जीन है, वंशागति की कई होती हैं, और जीन कहां पर स्थित होते हैं? डीएनए पर। अब अपन कह रहे हैं कि भाई ये तीन भाग है, उन्नयक भाग, संरचनात्मक जीन और समापक जीन। ये तीन भाग है, उन्नयक, संरचनात्मक जीन और समापक। ये तीनों मिलकर एक संरचना बनाते हैं जिसको कहा जाता है सिस्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? सिस्ट्रॉन। अब अपन कह रहे हैं कि मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक में आपको डिफरेंस बता रहे हैं। मोनोसिस्ट्रोनिक मींस क्या होगा, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा, और ये क्या करेगा, एक पॉलीपेप्टाइड अणु के संश्लेषण को प्रेरित करेगा। और पॉलीसिस्ट्रोनिक होगा वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होगा, आसीम केंद्री में, और एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण की सूचना उसमें मौजूद होगी। ठीक है, ये अपने इसमें ध्यान रखना है। तो अपन ये पढ़ रहे हैं अनुलेखन। ये क्या है, ये अपने पास में एक डीएनए है। इस डीएनए में ये क्या है, ये प्रमोटर भाग है, और ये इसका संरचनात्मक भाग है, स्ट्रक्चरल जीन है, और ये इसका टर्मिनेटर भाग है। ठीक है, ये इसका टर्मिनेटर भाग है। ये मान लो 5 से 3 दिशा है, और ये 3 से 5 दिशा है। तो आपको पता ही है कि इस स्ट्रैंड पर सबसे पहले आरएनए बनना स्टार्ट होगा, और स्ट्रैंड कहां से बनेगा? 5 से 3 दिशा में। कौन सी दिशा में? 5 से 3 दिशा में। ठीक है, नया आरएनए बनेगा वो। अब क्या होगा कि इसमें चाहिए ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स। क्या चाहिए? ट्राई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी और एटीपी होते हैं, वो आके क्या करते हैं, यहां पर जुड़ते जाते हैं, और ये सिग्मा यूपी कई जुड़ने के बाद क्या करती हैं, लगातार इसका निर्माण करती जाती हैं, और अनुपूरक न्यूक्लियोटाइड्स से जुड़ के एक श्रृंखला बनाते रहते हैं। अब आपको बताना है कि अगर यूकैरियोटिक कोशिका है, अगर यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है,
तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर एडिटिंग और स्प्लाइसिंग होगा। यानी पहले उसमें स्प्लाइसिंग क्रिया होगी और फिर उसके बाद उसमें एडिटिंग होगा। दो प्रक्रम होंगे, एक होगा एडिटिंग और एक होगा इसमें स्प्लाइसिंग। अब जो आरएनए बनेगा तो दो क्रियाएं हैं, ये डीएनए है। इस डीएनए से सबसे पहले श्रृंखला का प्रारंभन होगा, यानी यहां रो कारक आके सिग्मा कारक आके जुड़ेगा और फिर उसके बाद ये स्टार्ट होगा नया आरएनए बनना। ये अपन नया आरएनए बनाना शुरू करते हैं कि ये नया आरएनए बनना शुरू हुआ। फिर दीर्घीकरण होगा, आरएनए श्रृंखला थोड़ी लंबी बनेगी। ये आरएनए अणु थोड़ा लंबा बन गया। ये आरएनए अणु थोड़ा लंबा बन गया। ये आरएनए श्रृंखला बन रही है, इसके ऊपर नया आरएनए संश्लेषित हो रहा है। फिर उसके बाद समापन होगा। क्या होगा? समापन होगा। समापन में क्या होगा, ये डीएनए श्रृंखला बन रही है, ये डीएनए श्रृंखला बन रही है, यहां आके ये क्या होगा, रिलीज हो जाएगा इस तरह से। ये यहां आके ये समापन होगा, या एक रो कारक लगा देते हैं और ये समापन होकर आरएनए श्रृंखला अलग हो गई। यह सिग्मा कारक है। यहां पे ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, इसका दीर्घीकरण कर रहा है। ठीक है, यानी यह श्रृंखला स्टार्ट हुई है आरएनए बनना, यहां आरएनए इतना लंबा बन गया, यहां आरएनए टूटकर अलग हो गया। अब ये जो आरएनए बना है, ये जो आरएनए बना है बच्चों, इस आरएनए के अंदर दो भाग होते हैं। एक भाग होता है एक्सॉन और एक होता है इंट्रॉन। एक एक्सॉन एक इंट्रॉन, एक एक्सॉन एक इंट्रॉन, एक एक्सॉन एक इंट्रॉन। तो एक्सॉन भाग ऐसा भाग होता है जिसको अपन कहते हैं कि एक्सॉन भाग है वो कोडिंग भाग है। कैसा भाग है? कोडिंग भाग है। और इंट्रॉन भाग कैसा है? नॉन कोडिंग भाग है। यानी इसके अंदर कोई सूचना नहीं है, इसके अंदर कोई सूचना नहीं है। और एक्सॉन भाग कोडिंग भाग है, इसमें अनुवांशिक कूट है। इसमें क्या है? अनुवांशिक कूट है। ठीक है, अब क्या होगा, ये इंट्रॉन भाग हटेगा। क्या होगा? ये इंट्रॉन भाग यूं हट जाएगा। ये इंट्रॉन भाग क्या होगा? हट जाएगा। इसको कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग होगा। ठीक है, और ये इंट्रॉन भाग क्या होगा? हट जाएगा और पीछे क्या बचेगा? सिर्फ इंट्रॉन यूं अलग हो गया। इंट्रॉन क्या हो गया? एक्सॉन 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 एक्सॉन। ठीक है, ये होती है, इस क्रिया को कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। क्या कहते हैं? आरएनए स्प्लाइसिंग के नाम से इसको जानते हैं। तो इंट्रॉन भाग होता है, उसको हटाया जाता है। हटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एसएनआरएनए की आवश्यकता होती है। एसएनआरएनए किसके साथ मिलता है? प्रोटीन के साथ। एसएनआरएनए किसके साथ मिलता है? प्रोटीन के साथ मिलता है और एसएनआरएनपी बनाता है, यानी स्मॉलर न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन बनाता है। और ये जैसे ही बनेगा तो क्या होगा, ये इंट्रॉन भाग हटा दिया जाएगा। यानी एक तो भाग है जिसको कहते हैं व्यक्त, और एक होता है जिसको कहते हैं अव्यक्त। जो अपने आप को व्यक्त नहीं करता है उसको अव्यक्त कहते हैं। इंट्रॉन अपने आप को व्यक्त नहीं करता। और व्यक्त यानी अनुवांशिक भाग है, जिसको अपन अनुवांशिक कूट कह रहे हैं, एक्सॉन। ये एक्चुअल में क्या करता है? ये क्रिया होती है। तो ये सिर्फ किस में है? ये सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में।
इस आरएनए जिसमें इंट्रॉन एक्सॉन दोनों दिख रहे हैं उसको कहते हैं HNRNA, और जिसमें सिर्फ एक्सॉन एक्सॉन दिख रहे हैं उसको कहते हैं mRNA। ये ध्यान रखना है। HNRNA मतलब विसमांगी केंद्र की आरएनए है, उसके अंदर इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होते हैं, और ये स्मॉलर न्यूक mRNA होता है उसमें सिर्फ एक्सॉन एक्सॉन होते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, ये 4 नंबर का सवाल आता है परीक्षा के अंदर, लेकिन समझाओ। तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो आरएनए बनता है, ये डीएनए है, इस डीएनए से जो आरएनए बनता है वो एक्चुअल में एचएनआरएनए है। जो आरएनए बनता है वो एचएनआरएनए होता है, जो आरएनए बनता है वो एचएनआरएनए होता है, ठीक है। अनुलेखन से जो आरएनए बनता है वो एचएनआरएनए होता है। एच मतलब है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, यानी विसमांगी केंद्र की आरएनए, इसका नाम होता है विसमांगी केंद्र की आरएनए। ये बना, ये इंट्रॉन भाग, ये एक्सॉन भाग, 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 ठीक है। अल्टरनेट हो गया, हरे वाला इंट्रॉन है और आसमानी वाला एक्सॉन है। अब क्या होगा, स्प्लाइसिंग होगा, आरएनए स्प्लाइसिंग होगा, यानी इंट्रॉन भाग हटेगा। कौन सा हटेगा, इंट्रॉन भाग हटेगा। ये इंट्रॉन भाग यूं हट गया, यूं हो गया इस तरह से, फिर ये इंट्रॉन भाग अलग हो गए। पीछे क्या बचा, केवल एक्सॉन एक्सॉन बचा, एक्सॉन 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 एक्सॉन, इसको कहते हैं mRNA। इसमें अनुवांशिक कोड होते हैं। ये HNRNA कहां बनता है, केंद्रक में। कहां बनता है, फिर उसके पश्चात ये किस में बदल जाता है, mRNA। mRNA कहां आता है, कोशिका द्रव्य में आता है। कहां आता है, कोशिका द्रव्य में आता है, ठीक है। ये आरएनए स्प्लाइसिंग हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा आरएनए स्प्लाइसिंग क्या है, तो आरएनए स्प्लाइसिंग क्रिया आप बहुत आसानी से समझा दोगे कि जब अनुलेखन क्रिया होती है तो उसके पश्चात उसका संसाधन होता है एचआरएनए का। एचआरएनए के अंदर इंट्रॉन एक्सॉन 2 भाग होते हैं। एक चीज गांठ मान लेना बच्चों, इंट्रॉन मतलब इंटरवेल मतलब नॉन कोडिंग भाग, और एक्सॉन मतलब कोडिंग भाग। कौन सा भाग है, कोडिंग भाग। इसमें कोडिंग होते हैं, जीन अनुवांशिक कोड होते हैं, ठीक है। अब अपन कह रहे हैं कि ये जो mRNA बना है, इस mRNA का आगे क्या होगा। ये अपने पता ही है कि सबसे पहले बना HNRNA, HNRNA का स्प्लाइसिंग हुआ, बना mRNA। mRNA की अब होगी एडिटिंग। क्या होगी, एडिटिंग, यानी इसमें कुछ जुड़ेगा। ये इसका 5वां किनारा है, ये इसका 3रा किनारा है। जो 5वां किनारा है, जो 5वां किनारा है वहां पर एक टोपी जुड़ती है, कैप जुड़ती है, जिसका नाम होता है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। यहां लिखेंगे 7Mg और यहां 3PP बना देंगे। तो इसकी एक टोपी बनती है जिसका नाम होता है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो 5वां किनारा है वहां पर एक टोपी का निर्माण होता है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो इसका 3रा किनारा है वहां पर 200 से 300, वहां पर 200 से 300 क्या होते हैं, ए ए ए ए ए ए जुड़ते हैं। इसको कहते हैं पुंछ। क्या कहते हैं, पॉली।
तो जो पुंछ भाग होता है वहां पर एडेनिन जुड़ते जाते हैं और इस तरह से सिर और पुंछ का निर्माण होता है, टोपी और पुंछ का निर्माण होता है। इसमें 200 से 300 पॉली ए जुड़ जाते हैं, ये ध्यान रखना। समझ गए बात को? तो इस तरह से क्या हुआ, पहले हुई स्प्लाइसिंग, फिर हुई एडिटिंग। तो जो यूकैरियोटिक आरएनए होता है, जो यूकैरियोटिक आरएनए होता है वो थोड़ा प्रोकैरियोटिक से क्या होता है, अनुलेखन थोड़ा डिफरेंट होता है। यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, पहले होता है संसाधन, फिर उसके बाद उसका होता है एडिटिंग। पहले स्प्लाइसिंग होगा, फिर एडिटिंग होगा। एडिटिंग में उसके इस 5वें किनारे पर 7 मिथाइलो गुआनोसिन की टोपी जुड़ेगी और तीसरे किनारे पर उसके पॉली ए जुड़ेगा। ये अपने ध्यान रखना है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसी कोई समस्या नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सीधा डीएनए से एमआरएनए बनता है, एचएनआरएनए बनता ही नहीं है। ठीक है, यानी इसमें केवल कौन से भाग होते हैं, एक्सॉन। ठीक है, इंट्रॉन भाग नहीं बनते, इंट्रॉन भाग बनते ही नहीं। ये अपने को पता ही है, पॉलीसिस्टोनिक है, एक से अधिक इसमें सिस्टोन प्रेजेंट होते हैं और एक से अधिक ये प्रोटीन को कोट लेखित करता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इस प्रकार अपन अनुलेखन पढ़ रहे हैं बच्चों। अनुलेखन बहुत अच्छा टॉपिक है। अनुलेखन से आरएनए बनते हैं, 3 तरह के आरएनए बनते हैं। एमआरएनए बनता है, आरआरएनए बनता है और टीआरएनए बनता है। ठीक है, टीआरएनए को अपन क्या कहते हैं, स्थानांतरण आरएनए के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं स्थानांतरण आरएनए। दूसरी विशेषता ये होती है कि इसका काम होता है कोशिका द्रव्य से आरएनए को लेकर आना, कहां पर, एमआरएनए तक। एमआरएनए क्या है, एक आधार स्ट्रैंड है, वहां तक लेके आना। ये कोशिका द्रव्य से क्या करता है, ये जैसे कोशिका है, इसमें आरएनए बिखरा हुआ है, ये एमिनो अम्ल बिखरा हुआ है, एमिनो एसिड बिखरा हुआ है, ये एमिनो एसिड बिखरा हुआ है और ये एमआरएनए है। क्या है, एमआरएनए। तो टीआरएनए क्या करेगा, इसको यहां से यहां लेके आएगा। तो टीआरएनए का काम होता है कोशिका द्रव्य में जो बिखरे हुए एमिनो अम्ल होते हैं उनको एमआरएनए तक लेके आना। एमआरएनए क्या है, एक संदेशवाहक आरएनए है जिसमें अनुवांशिक कूट होते हैं। एमआरएनए क्या, एक संदेशवाहक आरएनए है जिसमें अनुवांशिक कूट होते हैं। ये जैसे आपने देखा एमआरएनए है या एयूजी प्रारंभिक कूट है, फिर उसके बाद सी 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 ये दूसरा कूट है, फिर लिखा हुआ ए जी सी ये तीसरा कूट है। तो ऐसे अनुवांशिक कूट किस में होते हैं, जैसे सी 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 ये चौथा अनुवांशिक कूट है। तो ये अनुवांशिक कूट किस में पाए जाते हैं, अनुवांशिक कोडोन किस में पाए जाते हैं, ये अनुवांशिक कूट पाए जाते हैं एमआरएनए में। ये एमआरएनए में अनुवांशिक कूट पाए जाते हैं और यहां लेके आता है टीआरएनए एमआरएनए, तो एमिनो अम्ल को। फिर आरआरएनए क्या है, ये उत्प्रेरक का काम करता है, यानी कि एंजाइम की तरह व्यवहार करता है और जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसके निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है, उसके लिए ये क्या करता है, राइबोसोम का घटक है और एक तरह से क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, तो ये अपने ध्यान रखना है। तो आरएनए के कुछ कार्य हैं वो भी आपको इसमें साथ में ध्यान रखना है। तो एक सवाल और आता है कि जीवाणु कोशिका में जो अनुलेखन होता है, यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें जो अनुलेखन होता है और जो यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन होता है उसमें आपसे अंतर पूछा जाता है। यूकैरियोटिक मतलब सासीम केंद्री और प्रोकैरियोटिक मतलब है आसीम केंद्री। बहुत सारे अंतर होते हैं, अपन 2 अंतर मेन लेंगे। सबसे पहला अंतर यही है कि इसमें आरएनए पॉलीमरेज के कोई प्रकार नहीं होते हैं।
आरएनए पॉलीमरेज के प्रकार नहीं होते हैं। इसमें आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह का होता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है कि डीएनए से सीधा एमआरएनए बनता है। इसमें क्या होता है, डीएनए से एचएनआरएनए बनता है और एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है। यानी इसमें क्या होता है, स्प्लाइसिंग की क्रिया होती है और एडिटिंग की क्रिया होती है, और उसके अंदर ये स्प्लाइसिंग और एडिटिंग क्रिया नहीं होती है। ये जो क्रिया है ये कोशिका दरों में और केंद्रक में कोई स्पष्ट सीमा नहीं है, कोशिका में संपन्न होती है। यानी केंद्रक और कोशिका दरों के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, तो ये कोशिका में संपन्न होती है। ये कोशिका के केंद्रक में संपन्न होती है, कोशिका के केंद्रक में संपन्न होती है, क्योंकि सुस्पष्ट केंद्रक होता है। ये इसमें ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मेन इसमें डिफरेंट है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि ये क्या है, ये पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन को शो करता है। पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन को शो करता है, यानी एक से ज्यादा क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड की सूचनाएं एक साथ आ जाती है। और ये मोनोसिस्टोनिक कंडीशन को शो करता है, यानी कि एक बार में क्या होता है, एक ही जीन है उसका अनुलेखन होता है। इसमें एक बार में कई जीनों का अनुलेखन होता है। इसमें एक बार में कई जीनों का अनुलेखन हो जाता है एक साथ, और कई जीनों के अनुलेखन से कई पॉलीपेप्टाइड एक साथ बन जाते हैं। और इसमें ऐसा नहीं होता है, एक बार में एक जीन का अनुलेखन होता है और एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है। तो ये अपने ध्यान रखना है। अब सवाल आता है, अनुलेखन क्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम का नाम बताओ। अनुलेखन क्रिया के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? सबसे पहला एंजाइम है डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा है आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। तीसरा है आरएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। चौथा है डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। 4 ऑप्शन है। अब आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना, मैं आपको समझाता हूं। ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये डीएनए टेम्पलेट है, यानी संवेदक रज्जुक है, उस पर नया आरएनए बन रहा है। तो यहां पर देखो, डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, क्योंकि डीएनए नहीं बन रहा है। आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए से डीएनए नहीं बन रहा है। आरएनए पर निर्भर आरएनए से आरएनए नहीं बन रहा है। डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, चूंकि अनुलेखन में कौन सा एंजाइम चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज। अनुलेखन में कौन सा एंजाइम चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज। ये किस पर निर्भर है? डीएनए पर। किस पर निर्भर है? ये डीएनए पर निर्भर है, और डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है। तो आ गया डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। याद रखना अपने को, डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। अब आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है कि आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत क्या है। आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत आप सब जानते हो बच्चों कि डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन, यानी अनुवांशिक सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह होता है। यह सिद्धांत दिया था क्रिक ने। ठीक है, टेमिन और वॉल्टमिर ने एक खोज की थी
टेमिन और बोल्टमिन ने एक खोज की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा होता है आरएनए से डीएनए बनता है। उस क्रिया को कहते हैं व्युत्क्रम अनुलेखन। अनुलेखन का उल्टा, यानी उसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनता है, इसको कहते हैं अनुलेखन। लेकिन आरएनए से डीएनए बनता है, उसको कहते हैं व्युत्क्रम अनुलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कुछ ऐसे विषाणु होते हैं, कुछ ऐसे विषाणु होते हैं जिसमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, उन्हें कहते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस जैसे कि एचआईवी विषाणु ऐसा विषाणु होता है जिसके अंदर एचआईवी विषाणु अपन देखेंगे तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होगा। इसमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होगा, इसको कहेंगे रेट्रोवायरस। सवाल आता है परीक्षा में, रेट्रोवायरस क्या होते हैं? वे विषाणु जिसमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। इनके अंदर क्या होता है? आरएनए से डीएनए बनता है, इसको कहते हैं व्युत्क्रम अनुलेखन। इसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? पहला ऑप्शन है डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा है डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। तीसरा है आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। चौथा है आरएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। ये परीक्षा में कई बार सवाल आ रखा है। अब अपन जानते हैं या आरएनए टेम्पलेट है। क्या है? आरएनए टेम्पलेट है और उससे नया डीएनए बन रहा है, उससे नया डीएनए बन रहा है। नेचुरल सी बात है, आरएनए पर निर्भर डीएनए बन रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज। तो एंजाइम होगा आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये परीक्षा में सवाल कई बार आ रखा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्रिया में कौन सा एंजाइम चाहिए, तो बच्चे अक्कड़ बक्कड़ खेलना शुरू कर देंगे। आपको अक्कड़ बक्कड़ नहीं खेलने, आपको दिमाग लगाना है कि आरएनए से क्या बन रहा है? डीएनए। डीएनए बनता है तो कौन सा एंजाइम काम आता है? डीएनए पॉलीमरेज काम आता है। ये अपन ने प्रतिकृतिकरण क्रिया में पढ़ा था। अब अपन कह रहे हैं ये किस पर निर्भर है? टेम्पलेट कौन है? टेम्पलेट है आरएनए। तो एंजाइम का नाम हो गया आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, ये अपने ध्यान रखना है। तो बच्चों आप लोग ये चैप्टर को देखें, ये चैप्टर के काफी मैंने वीडियो डाल दिया। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर अंदर। तो अभी इसमें एक टॉपिक 2 टॉपिक बचे हैं, वो अपन कर लेंगे जल्दी। तो इस तरह से आप लोग, ये छठा चैप्टर है जो क्लास 12 का, वो पूरे वीडियो डाल दूंगा। आप लोग देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।